नमस्कार। शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हमने आपसे वादा किया है कि लगातार 400 दिनों तक हर रोज चुनाव से जुड़ी हुई हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो उसी वायदे को बरकरार रखते हुए चुनाव में बाकी हैं 378 दिन। इस वक्त मेरी मौजूदगी है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, जो राजनीति के लिहाज से अखाड़ा बना हुआ है, क्योंकि हर एक दलों ने अपनी पूरी ताकत त्रिपुरा जीतने में लगा रखी है। 2023 का पहला विधानसभा चुनाव इसी राज्य से होना है। आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा हो, इसकी कोशिशों में पार्टियां जुटी हुई हैं। लेकिन आज एक बड़ा अखाड़ा देखने को मिला देश की संसद के भीतर, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 85 मिनट तक लंबा चौड़ा उद्बोधन होता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जाता रहा। लेकिन आज के अपने भाषण से पीएम मोदी ने 2024 की रूपरेखा पूरी तरह से तय कर दी है। एक तरफ विपक्ष पर चुन चुन कर निशाना साधा, नेहरू सरनेम को लेकर भी कटाक्ष उनकी ओर से किया गया, तो कमल और कीचड़ का जिक्र करके विरोधियों पर तंज भी कसा। आज संसद भवन में इस पूरे मामले में किस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहे, पीएम की ओर से कौन कौन सी बड़ी बातें कही गई, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इतना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। उनका इरादा नीम का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों? विपक्ष के हर आरोप पर प्रधानमंत्री गर्ज। आप कह दें कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ। 4 दशक हो गए हैं, हुआ कुछ नहीं। कांग्रेस के हर हमले पर आज राज्यसभा में पीएम मोदी बरसे। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं, और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। विपक्ष शोर करता रहा। आदरणीय सभापति जी, प्रधानमंत्री बोलते रहे। कोई भी जब सरकार में आता है, परिवारवाद को लेकर तंज कसा, तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है। जनता का कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए। 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नीम का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे। ये 2024 के शंखनाद का पहला ट्रेलर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे को संसद से जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष अडानी के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाने का मूड बना चुका है, जहां सरकार के खिलाफ वो अडानी के हथियार को सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मान रहा है। तो ये क्यों कर रहे हैं? वही नहीं था जिसका जवाब संपूर्ण विपक्ष चाहता था। 10 लाख करोड़ रुपए का जो ये घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, जो शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला है, उसमें प्रधानमंत्री के ऊँट सेले हुए थे। अडानी के डर के मारे कांप रहे थे, अडानी का नाम नहीं ले रहे थे। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। तो कमल का फूल मुरझा रहा है, उसके ऊपर झाड़ू चलेगी। वही भाषण हमने देखा जो रंगहीन, गंधहीन, अर्थविहीन, सत्य से परे ये भाषण
प्रधानमंत्री जी के पद को भी शोभा नहीं देता। आपके फॉरेन अडानी पर विपक्ष के आरोपों और पहले राहुल के भाषण का कुछ हिस्सा हटाया गया, तो वहीं दूसरे दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों को भी संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई। वो सभी रूल्स देखकर करना पड़ता है। हमने भी उसकी छानबीन की है, कौन सा एक्सपेंस वो नहीं कर सकते और रूल्स के तहत किस चीज को, किस शब्द को हटा नहीं सकते, उसका विस्तार से मैं 3 पेज में उनको रिप्लाई दिया हूं। वो देखने के बाद शायद वो सेटिस्फाई हो जाए। हंगामे के बीच विपक्ष अडानी मामले में जांच पर अड़ा हुआ है, वहीं संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ झड़प के बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। और यहाँ देखिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बैरिकेड पर एक द्वंद्व चल रहा था पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, और अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस बस में इन तमाम प्रदर्शनकारियों को यहाँ से लेके संसद मार्ग थाने ले जाया जाएगा। नोटों से, ये देखिए नोटों का बक्सा, ये यहाँ पर पुलिस ने नोटों का वो बक्सा था जिस पर गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं, इनको सीज कर लिया पुलिस ने। अब इन सबको जो है थाने ले जाया जाएगा और तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे इनको हिरासत में ले लिया गया है। संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले पर विरोधी और खासकर कांग्रेस हमलावर है। बहरहाल अडानी का मुद्दा कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती और सरकार 2024 को ध्यान में रखते हुए हर मुद्दे को चुनावी मैदान में लाने की तैयारी कर रही है, जिसकी शुरुआत संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। आज तक ब्यूरो। देश की सियासत 2024 के लिए कैसे रहने वाली है, संसद की इन तस्वीरों ने आज ये साफ कर दिया है। अडानी मामला 2024 तक क्या यूं ही चलता रहेगा, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं कई और मुद्दे ऐसे रहेंगे जो 2024 के चुनावों में बड़ा मुद्दा बनते हुए दिखाई देंगे, और उन्हीं में से एक है दिल्ली में जासूसी का मामला। आज दिल्ली बीजेपी की ओर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए। फीडबैक यूनिट के जरिए कैसे जासूसी कराती है दिल्ली सरकार, इसको कहते हुए बीजेपी के नेताओं ने कैसे आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ से पलटवार भी किया गया। अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट। दिल्ली में मेयर पर मची महाभारत के बीच विवादों की ये नई खेप है। बीजेपी के नेताओं के हाथों में है तख्तियां और तख्तियों पर लिखे हुए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ तेवर। हाथों में दूरबीन लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार बीजेपी के नेताओं की, अधिकारियों की, जजों की और नामचीन लोगों की जासूसी करा रही है। आम आदमी पार्टी को फीडबैक यूनिट बनाने की जरूरत क्या थी? सीक्रेट सर्विस फंड की जरूरत क्या थी? ना एलजी से पूछा, ना कानून में है, तो वो हर आदमी की जासूसी करा रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो, चाहे वो दिल्ली में बीजेपी के एमपीज हों या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो सकता है अपने एमएलए और अपने कॉर्पोरेटर की भी करा रही हो, क्योंकि इससे ये ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ एक अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं जो जिसको अनलॉफुल तरीके से बनाया है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली में जमकर हल्ला बोला है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार अपनी जासूसी वाला काम बंद करे। संग्राम मचा है और पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कैमरा पर्सन से। अब पुलिस जो है वो तमाम जो लीडर सड़कों पर बैठे थे उनको यहाँ पर डिटेन करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। वीरेंद्र सचदेवा जो पार्टी के वर्किंग इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली बीजेपी के, उनको यहाँ पर डिटेन जो है वो किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि सड़क पर बैठ गए थे। साफ तौर पर मना किया गया था कि आप इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो ना करें, रोका जाए, लेकिन आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है और पुलिस की तरफ से उनको रोका जा रहा है कि आगे की तरफ जो है वो ना जाए। भारी पुलिस बंदोबस्त पुलिस चाह रही है कि लगातार इनको जो है वो रोका जाए। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के खुद आला अधिकारी जो है वो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे ना जाए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब दिल्ली में पहले से विजिलेंस डिपार्टमेंट है तो फिर केजरीवाल सरकार ने फीडबैक यूनिट का निर्माण क्यों किया? हमारा बड़ा सीधे से 4 छोटे से सवाल है। जब दिल्ली में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, दिल्ली सरकार के पास एसीबी है, तो अरविंद केजरीवाल को एफबीयू बनाने की जरूरत क्या थी? फीडबैक यूनिट बनाने की जरूरत क्यों थी? और जब फीडबैक यूनिट बना दिया तो उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन थी क्या? अगर है तो दिखा दें। दूसरा हमारा सवाल है
कि उसमें जो सीक्रेट सर्विस फंड वो जो आया है वो क्या है। अब पूरा मामला समझ लीजिए जिसने हंगामे को यहाँ तक पहुँचाया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 1 फरवरी 2015 को FBU यानी फीडबैक यूनिट बनाया। 2016 में सतर्कता विभाग के अधिकारी ने यूनिट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इस यूनिट से जासूसी कराई जा रही है। विवाद बढ़ा तो उपराज्यपाल ने यूनिट को बंद करने के आदेश दे दिए। उपराज्यपाल ने जांच का जिम्मा CBI को सौंपा था। अब CBI ने फीडबैक यूनिट वाले मामले में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत मांगी है, जिस पर आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए LG से अनुमति मांगी। अरे रोज ड्रामा करते रहते हैं। विपक्ष के लोगों को तो फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं। उनका वो आप धन्यवाद दीजिए उनका कि वो सिर्फ जांच करा रहे हैं। कल को हो सकता है वो कहें कि यहीं पार्लियामेंट में सबको फांसी लगाई जाएगी, तब भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। कराने दीजिए जांच। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उन्हें परेशान कर रही है, जबकि यूनिट को लेकर बीजेपी कुछ सवाल पूछ रही है। मसलन ACB और सतर्कता विभाग के होते हुए भी केजरीवाल सरकार ने सेवानिवृत्त लोगों को लेकर FBU की स्थापना क्यों की? FBU स्थापना के पीछे केजरीवाल सरकार का क्या मकसद था? क्या केजरीवाल सरकार के राजनीतिक विरोधियों पर नजर रखना इसका मकसद था? CBI जांच में सामने आया कि FBU ने केजरीवाल सरकार को करीब 700 रिपोर्ट दी। मुख्यमंत्री बताएं कि उन पर क्या कार्रवाई हुई। सवाल इस यूनिट को मिलने वाले फंड पर भी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यूनिट को 1 करोड़ रुपए का फंड दिया गया, जिसे सीक्रेट फंड कहा गया। ये पैसा कहां से आया? अब जासूसी कांड पर हंगामा मचा हुआ है। जैसे जैसे 2024 के लिए तारीखें आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए प्लान पुख्ता कर रही है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के इस प्रहार पर क्या पलटवार करती है। सुशांत मेहरा और राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। सियासत में जंग जारी है तो एक जंग त्रिपुरा को जीतने की भी चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसको वो रिपीट करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियां। वहीं तमाम छोटे छोटे दलों ने भी क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने इसी अगरतला में अपना संकल्प पत्र जारी किया, जहां पर वायदों की बौछार कर दी गई। कई ऐसे मुद्दे रहे दिल्ली से लेकर त्रिपुरा तक के, जिनके सवालों के जवाब लेने की कोशिश की है मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से। देखिए ये पूरा इंटरव्यू। बीते 5 सालों की सरकार को अगले 5 साल के लिए फिर से कैसे लाया जाए, इसका पूरा दम भरा है आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने। इस वक्त हमारे साथ हैं सर, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। पूरी मेहनत हो रही है त्रिपुरा जीतने की। हम हर चुनाव में इसी प्रकार से मेहनत करते हैं और मैं ही नहीं करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे अमित शाह जी, राजनाथ जी, सभी वरिष्ठ नेता पूरी ताकत से लगते हैं। तो इस चुनाव को भी हम उसी तरीके से लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव में उतरे। डर है आप लोगों के भीतर, क्योंकि दोनों, अगर पिछले साल का वोट बैंक हम देखें, वो जो वोट शेयर रहा था बीजेपी और लेफ्ट में बहुत फर्क नहीं था, लेकिन आप लोगों की सीटें बहुत ज्यादा थी। इस बार ये कॉम्बिनेशन कहीं बीजेपी के लिए त्रिपुरा में मुश्किलें ना पैदा कर दे। चित्रा जी, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। चुनाव के नतीजे आएंगे, आपके ध्यान में आएगा कि ये मैथमेटिक्स कर रहे थे, केमिस्ट्री कुछ और थी। लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, मोदी जी को ताकत देना चाहते हैं, मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजनाओं को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, त्रिपुरा का विकास चाहते हैं और इसलिए वो इन भ्रम में फंसने वाले नहीं हैं और नतीजे भी इन बातों को। आप इतने आत्मविश्वास से भरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को डर लगता है चुनावों से? नहीं लगता है? आप कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन कोई भी बन जाए बीजेपी की ही सरकार बने। चित्रा जी, ये लोग चुनाव तब लड़ते हैं जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। मैंने बार बार बोला, हम चुनाव उस दिन तैयार कर लेते हैं जिस दिन हमको मैंडेट मिलता है। अगर विपक्ष का मिलता है तो विपक्ष का काम पकड़ लेते हैं, अगर हमको सरकार चलाने का मैंडेट मिलता है तो हम सरकार चलाते हैं और उसी दिन से हम काम शुरू करते हैं। 24/7/365 हम काम करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। तो जो हमेशा पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा उसको परीक्षा के दिन डर क्यों लगेगा? हम इसी तरीके से काम करते हैं और हम ही नहीं करते हैं, सभी लोग करते हैं, इसलिए कोई डरने की बात। राहुल गांधी ने भी बड़ी मेहनत की है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से वो कश्मीर तक पहुंचे, लाल चौक पर पहुंचकर उन्होंने तिरंगा फहराया। तो राहुल गांधी मेहनत करेंगे तो यकीनन कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा होगा। उनमें बहुत बड़ी उम्मीद वो देख रही है। अच्छी बात है, वो सोचे। अब मैं उनको ये तो नहीं बताने वाला हूँ कि उनकी कमजोरियां क्या क्या है, वो तो हम समय पर ही बताते हैं। लेकिन अच्छी बात है वो निकले, घर से निकले, ठीक है वो निकले हैं। लेकिन
राजनीतिक दृष्टि से मूल प्रश्नों का उत्तर देने में कांग्रेस पार्टी अपने आप में कितनी सीरियस है, ये भारत की जनता जानती है। त्रिपुरा में एक तरफ कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, ममता दीदी भी आ गई हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर को लेकर के आप लोगों ने कुछ करवाया नहीं, यहाँ पर विकास का कोई कामकाज नहीं हुआ, मुख्यमंत्री आप लोग बदल देते हैं। तो ममता बनर्जी भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बंगाल में हमने देखा था चुनाव में क्या हुआ था, तो उनका यहाँ पर आ जाना क्या आप लोगों का खेल बिगाड़ सकता है? और ये जो एक छोटी पार्टी त्रिपुरा जो पार्टी है उसके बारे में अगर आप बता पाए, आपको लग रहा है कि जनजातीय समुदायों के मुद्दे को वो उठा रही है, तो ये पार्टी आप बीजेपी को डेंट कर सकती है? देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो आपने ममता जी की है। ऐसा है कि हम विजन नहीं दे सकते ना, दृष्टि तो दे सकते हैं लेकिन विजन नहीं दे सकते। उनकी सोच, उनका सोचने का ढंग, माता त्रिपुरा सुंदरी पर कितना काम चल रहा है आपने खुद देखा होगा, आपने दर्शन किए होंगे, लेकिन उनको नहीं दिखेगा। उसी तरीके से उनको कोई ये जो हाईवेज बन रहे हैं ये कहाँ दिखेंगे? उनको कहाँ दिखेगा कि बांग्लादेश के लिए रेल के लिए 980 करोड़ रुपए दे दिए गए और आज कलकत्ता की डिस्टेंस 36 आवर्स से रिड्यूस होकर के 10 आवर्स हो जाएगी। ये उनको कहाँ दिखेगा? उनको कहाँ दिखेगा कि 5 साल पहले, चित्रा जी आप भी आई होंगी चुनाव में, आपने देखा वो छोटा सा एक एयरपोर्ट होता था, आज क्या भव्य एयरपोर्ट बना है और वो राजा साहब के नाम पर उस एयरपोर्ट को समर्पित किया गया है। हमारे इंटरनेट की दृष्टि से कनेक्टिविटी आज आप देख लीजिए, आज आप हमारे हीरा लेकर के हाईवेज लेकर के चले, इंटरनेट लेके चले, रेलवेज आप देखिए। अगरतला कभी सोचता था कि ऐसा उसका रेलवे स्टेशन होगा, इस तरीके का विकास का काम होगा? ये सब काम चले हैं, लेकिन हाँ ममता जी को दिखेगा नहीं। उनको दिखेगी कौन कास्ट है, कौन धर्म है, कौन क्या है, यही दिखता है। तो उनकी सोच वहीं तक रहेगी। जनजातीय समुदाय क्या एक बड़ा फैक्टर? जहां तक जनजातीय समुदाय का सवाल है, जनजातीय समुदाय भी जानता है कि आदिवासी भाइयों के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और आदिवासी भाइयों का नियम कानून की दृष्टि से भी देखा जाए तो वह केंद्र सरकार ही करने वाली है। इसलिए आदिवासी भाइयों को भी हमारे ऊपर ही विश्वास है। ये पार्टियां आती हैं, नए नए लोग आते हैं, इश्यूज को उठाते हैं, इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है। ठीक है, आखिरी के 2 सवाल और मैं आपसे लूंगी। एक, ये जो फ्री की योजनाएं हैं, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल पर लगातार आप लोग निशाना साधते हैं कि फ्री की बिजली पानी ये सब कर दिया। जब जेपी नड्डा जी त्रिपुरा आकर उसी तरह की घोषणाएं, आपने फ्री में स्कूटी देने की बात कही, महिलाओं को फ्री में 2 सिलेंडर देने का वादा किया, और भी मैं देख रही थी सिलसिलेवार तरीके से, तो बीजेपी भी फ्री की योजनाओं के जरिए एक आदत नहीं डलवा रही है क्या? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्री बीज एंड एम्पावरमेंट। हम फ्री बीज नहीं बांटते, हम एम्पावर करते हैं। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किसको दिया है? उन गरीबों को दिया है 80 करोड़ को, जिनको भूखे सोना ना पड़े। ये एम्पावरमेंट है। वो भूखा नहीं सोएगा, मेहनत करेगा, काम करेगा, खड़ा होगा। हमने उज्ज्वला योजना दी है, किसको दी है? गरीब महिलाओं को दी है। हम 2 गैस सिलेंडर किसको दे रहे हैं? जो उज्ज्वला के पात्र हैं। हम 5 लाख को 10 लाख किसको दे रहे हैं? हम किसी अमीर आदमी को नहीं दे रहे हैं, हम किसी इनकम टैक्स पेई को नहीं दे रहे हैं। हम उन लोगों को दे रहे हैं जो अपने बच्चों को अपनी बीमारी छुपाते थे, ताकि अगर बच्चे को पता चल जाएगा कि बीमार हूं मैं, मेरी माता जी बीमार हैं, तो वो इलाज में लग जाएगा और उसका जमीन बिक जाएगी, खानदान खराब हो जाएगा। ऐसे लोगों को कैंसर से बचाना, बाईपास सर्जरी कराना, ये एम्पावरमेंट है। उसी तरीके से अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री ये स्वच्छता अभियान में हम टॉयलेट्स दे रहे हैं। किनको हम टॉयलेट्स दे रहे हैं? उनको दे रहे हैं जो खेतों में जाती थी बहनें। वो नहीं, किसको इच्छा होती है कि वो अपनी डिग्निटी के साथ हर दिन कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। और इनकी संख्या मालूम है चित्रा जी? 12 करोड़। यहाँ पर मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो 4 लाख से ज्यादा थी। तो ऐसे लोगों को टॉयलेट देने का मतलब है लाइफ विद डिग्निटी। तो हम जो करते हैं, स्कूटी किसको दे रहे हैं? मेरिटोरियस स्टूडेंट को। क्यों? ड्रॉप आउट्स नहीं होने चाहिए।
सेपरेट बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स बनने चाहिए। ड्रॉप आउट का कारण क्या था? इनको 70 साल में नहीं पता चला कि लड़कियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है, इसलिए ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। उनके लिए हमने सेपरेट टॉयलेट्स बनाए। आज हम उनको मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हम स्कूटी देंगे। आज गरीब परिवारों को 50,000 रुपए का बॉन्ड देंगे ताकि वो विकसित हो। ये है एम्पावरमेंट। चलते चलते एक आखिरी सवाल। कल पीएम ने लोकसभा में 88 मिनट तक बोला, आज वो 85 मिनट तक बोलते नजर आए। बड़े शेरो शायरी वाले अंदाज में आज भी हम सब ने देखा कि कीचड़ में से कमल किस तरह से खिलेगा उसका उन्होंने जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री ने, क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपने संबोधन के जरिए 2024 के लिए एक बड़ा एजेंडा फिक्स कर दिया है? ऐसा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ 2024 ही नहीं देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 के विकसित भारत को देख रहे हैं और उस विकसित भारत की नींव उन्होंने इस आत्मनिर्भर बजट के माध्यम से रखी है और यह लार्जर टारगेट्स लेकर के चलते हैं। भारत की तस्वीर बदलनी चाहिए, हमारी तस्वीर बदले न बदले हम इसकी चिंता नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बातचीत करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, उन्हें और भी कार्यक्रमों के लिए जाना है। त्रिपुरा में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। अब इस जोर का रिजल्ट जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अगरतला आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।